हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे कैसे बनते हैं ना। इससे पहले यदि आपने कूलम्स लॉ के बेसिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं जानते, तो आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड प्लेलिस्ट में सेकंड नंबर लेक्चर 2 जरूर देखें, है ना। एक बार फिर से उसके बाद इस वीडियो पे आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। देखो, बेसिकली न्यूमेरिकल तो कितने भी टाइप के बन सकते हैं, देयर इज नो एंड, है ना। लेकिन इसमें मोटा मोटा 2 या 3 टाइप के अंदर मैं सारे न्यूमेरिकल्स बता दूंगा किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं कूलम्स लॉ के अंदर, है ना। तो देखो, सबसे पहला जो है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक होगा, जो स्ट्रेट कूलम्स लॉ के ऊपर पूछा जाता है। अगर कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन मैं एक बार साइड में लिख देता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी। ये दोनों पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और ये दूरी है R, ठीक है। तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर इनके बीच में एयर है या वैक्यूम है तो। और अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो सेम चार्जेस, डिस्टेंस सेम, और बस मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया गया ना। किसी मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसका ये एप्सिलॉन R भी दे सकता है ना, ऐसे एप्सिलॉन R। तो मान लीजिए डायरेक्टली कांस्टेंट K दिया हुआ है, तो हमें पता है फोर्स सिंपल K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। फोर्स जो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट के साथ प्रोडक्ट में तो आएगा ये K, या कह लीजिए अगर इसको मैं एप्सिलॉन R बोलूं तो ये जो एप्सिलॉन R है ये इसी के साथ तो प्रोडक्ट में आता है नीचे। तो एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आप गौर करिए, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो पूरा वही रहा, Q1 Q2 आर स्क्वायर भी वही रहा। तो ऊपर वाले को मैं फोर्स इन एयर बोल सकता हूँ, या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में जो फोर्स है वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, और नीचे एप्सिलॉन R रह गया। तो हम इतना बोल सकते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो जाए दो चार्जेस के बीच में, तो ऐसे में उनके बीच में जो फोर्स है वो घट जाता है एप्सिलॉन R टाइम्स, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स उनका फोर्स घट जाता है। एनीवेज, चलिए अब सिंपल न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे स्टार्ट होगा। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, दो चार्जेस है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। दूसरा चार्ज जमीन पे रखा हुआ है Q1, और मान लो एक और चार्ज है जो एयर में है अभी इस समय, और ये दोनों सेम साइन के है ना, Q1 Q2 सेम साइन के। अगर मैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दिखाऊं तो ये भी एक बताने का तरीका है कि ये दोनों सेम साइन के हैं। अगर अपोजिट साइन का होगा तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, और प्लस माइनस का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 आता है ना, तो उसको ऐसे दिखाते हैं Q1 Q2 लेस देन 0। अगर ये दिखाया हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा चार्ज जो है ये इसके ऊपर रखा हुआ है इन सच अ मैनर दैट इट इज बैलेंस्ड। मतलब इसका देखो, इसका मान लो मास दिया हुआ है आपको स्मॉल m, तो इसका कुछ वेट होगा जो नीचे लग रहा होगा mg। और अभी अगर ये बैलेंस है तो इस चार्ज ने इस पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा ऊपर कूलम्स लॉ के जरिए, वो फोर्स और ये वेट बैलेंस होगा जरूर, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो F इक्वल्स टू mg। ये F क्या है, कूलम्स लॉ, लगाओ उसमें कूलम्स लॉ, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू mg। सवाल कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। मान लो ये मास ही गिवन नहीं था आपको, वो पूछ लिया कि उसका चार्ज का मास क्या था, या पूछ लिया वो दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, या ये हाइट कितनी है इसकी। ये तो हाइट बोलूंगा फिलहाल में, ये हाइट कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है। किसी भी एक चीज को अननोन रख के वो चीज आपसे पूछ लेगा। इक्वेशन यही बनेगा बैलेंसिंग वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। एक और मैं एग्जाम्पल ऐड कर सकता हूँ इसमें, जैसे मान लो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ऐड कर रहा हूँ। मान लीजिए दो चार्ज है, वो ऐसे बोल देगा इनके बीच में दूरी मान लो कुछ पर्टिकुलर r है, और मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है। इनके बीच में कुछ फोर्स अगर F लग रहा है, तो आप बताइए इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं क्लोज ले आऊं, और मान लीजिए इनके बीच की दूरी मैंने आधी कर दी, आधा डबल कुछ भी कर सकता है वो, और Q1 Q2 चार्ज रिमेनिंग द सेम। हाँ, इन एडिशन टू दैट मैंने इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक और इंट्रोड्यूस करा दिया। मतलब इन दोनों को, चार्ज के सेट को किसी मीडियम में रख दिया मैंने, ठीक है। तो मीडियम में रखने के बाद मान लो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, या इसी को मैं K भी लिख सकता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी दिखाते हैं। तो मान लीजिए उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R दे दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में नया फोर्स क्या बनेगा, ये है आपके सवाल, फाइंड न्यू फोर्स, फाइंड न्यू फोर्स, ठीक है। और मान लो इनिशियली उसने बोल रखा है कि इनिशियल सेटअप में जो फोर्स लगता है वो F है, तो दिस इज गिवन टू यू, मतलब आप फाइनल आंसर को F के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीधी सी बात है, नए सेटअप के लिए देख लो फोर्स क्या बनेगा, F विल बी इक्वल्स टू, मान लो F न्यू लिख रहा हूं मैं, ठीक है। F न्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट
और देखो ये जो मीडियम का एप्सिलॉन आर दिया हुआ ये भी आएगा नीचे क्योंकि मीडियम आ गया है, तो इसके साथ प्रोडक्ट में एप्सिलॉन आर आएगा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू Q1 Q2, चार्ज तो सेम है, हाँ डिस्टेंस आधा कर दिया गया ना, तो r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखो इसको सॉल्व करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ Q1 Q2 अपॉन इधर देखो आर स्क्वायर और अपॉन 2 का भी स्क्वायर होगा जो मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ इंटू 4 आ गया, और नीचे से देखो इस एप्सिलॉन आर को इधर खिसका देता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन आर, ओके, तो ये एप्सिलॉन आर मैंने इधर खिसका दिया। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ मैच कर रहा होगा, देखो ये पूरा इनिशियल वाला फोर्स है, अगर इनिशियल फोर्स F दिया हुआ है तो वो यही तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनिशियल सेटअप के हिसाब से तो यही है फॉर्मूला, तो ये पूरा इनिशियल फोर्स हो गया, तो इसको मैं F बोलूंगा क्योंकि गिवन है F हमारा, तो 4F बाई एप्सिलॉन आर, ये आ गया आपका नया फोर्स 4F बाई एप्सिलॉन आर। तो कितना सिंपल था, सिंपल कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन है ये। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले। ठीक है, देखो एक और इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल ऐड कर सकता हूं मैं, तीसरा एग्जांपल है, ये अच्छा सवाल है, आप देख लो एक बार ध्यान से। देखो मान लो कोई दो चार्ज है, दोनों इक्वल चार्ज है, मान लो क्यू क्यू, ठीक है, ये दोनों आर डिस्टेंस पे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा हुआ है आर, और वो बोल रहा है कि अब देखो इस बॉडी को मान लो ए बॉडी बोल रहा हूँ, उसको बी बॉडी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों छोटे छोटे स्फेयर्स है, स्फेरिकल बॉल्स टाइप है, कंडक्टर है। अब एक तीसरा कंडक्टर ऐसे में सी लाया गया, ठीक है, ये अनचार्ज है बिल्कुल, है ना, अनचार्ज। तीसरा कंडक्टर एक अनचार्ज लाया गया, उसको क्या करा, पहले तो ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया। ठीक है, पहले सी चार्ज को, सी जो आपका कंडक्टर है इसको ए चार्ज के साथ कांटेक्ट में लाया गया, तो ऐसे में पहला सीन क्या बनेगा, देखो ए के साथ जब कांटेक्ट में लाया गया तो जैसे ही ए के साथ ये कांटेक्ट में आएगा तो ए पे है क्यू चार्ज, इस पे जीरो चार्ज, तो क्यू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2, मैंने क्या करा, दोनों को आधा आधा कर दिया, एवरेज कर दिया, तो विल बी इक्वल्स टू Q/2। ऐसे में दोनों में Q/2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों में, इसमें भी Q/2 हो जाएगा फाइनली, और इसमें भी Q/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब इसी, अब ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए को जब सी के साथ कांटेक्ट में लाया गया है ना, ए चार्ज के साथ सी बॉडी को कांटेक्ट में लाया गया, तो Q/2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगेन बी बॉडी के साथ सी बॉडी को कांटेक्ट में जब लाया जाएगा तो आप गौर करिए, देखिए ये मान लीजिए बी बॉडी है और ये सी बॉडी है ना, मान लेता हूँ ये बी बॉडी, या ये सी बॉडी बोल देता हूँ, ये बी बॉडी। ठीक है, अच्छा, बी बॉडी के पास ऑलरेडी क्यू चार्ज था, है ना, और सी बॉडी के पास देखो यहां से Q/2 आ गया है, तो ये रहा, इसके पास मैंने लगा लिया Q/2। अब ये दोनों चार्ज आधा आधा होगा, तो Q प्लस Q/2, इन दोनों का एवरेज ले लो, डिवाइडेड बाई 2, दोनों को आधा कर दिया, तो इसका आंसर आपका बनेगा 2Q प्लस Q 3Q, और नीचे 2 आया तो 4, 3Q/4। तो इसका मतलब अब दोनों पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली 3Q/4, 3Q/4। ठीक है, तो अब नया देखो, नया सीन क्या होगा, नया सीन देखो इधर, इसको मिटा देता हूं, तो नया सीन कुछ इस प्रकार का होगा कि अब जो ए है आपका, बॉडी ए है, उसका चार्ज तो आधा हो चुका है ना, Q/2, और जो बॉडी बी है उसके पास अब कितना चार्ज आ चुका है, सी के कांटेक्ट के आ जाने की वजह से 3Q/4, 3Q/4। तो ऐसे में वो आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए जब अब नए पेयर जो बने हैं उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अगर यदि पहले फोर्स F था तो F डिस्कस कर लिया गया, मतलब आप F के टर्म में आंसर को दे सकते हो। तो अब देखो नया फोर्स सिंपल, अगेन लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो मीडियम में कोई चेंज नहीं लाया गया है, और डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं लाया गया, वो तो ऐसे एज इट इज रहेगा, चार्ज चेंज हुआ है ना, तो उनकी नई वैल्यूज रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 जो है आपका Q/2 है, और Q2 जो है वो आपका क्या है, 3Q/4 है, अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज सेम है। आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर हो गया, और अपॉन में आर स्क्वायर, और ये 4 × 2 8 हो गया अपॉन में। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन इनिशियल एफ है, उसने बोल दिया इनिशियली अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है अगर उनकी वैल्यू एफ है तो फाइनल बताइए, तो इनिशियल भी देखो यही बनेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 दोनों Q है अपॉन आर स्क्वायर, ये देखो Q स्क्वायर बन रहा है, सेम बात है, इसको मैंने लिख दिया F और नीचे आ गया 8। तो नया फोर्स जो है वो घट के कितना हो जाएगा F/8, मतलब 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा वो। ठीक है, कितना आसान था, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल समझेंगे। सेकंड टाइप में इसमें क्या होगा, ये पॉलीगॉन टाइप होगा, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पॉलीगॉन मतलब वही ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब डिफरेंट साइड वाले ज्योमेट्रिकल फिगर्स। लेकिन इसको मैं समझाने से पहले आपको एक प्रिंसिपल समझा देता हूं जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है, मान लीजिए कोई भी एक चार्ज है आपके पास Q और इसके पास कोई R डिस्टेंस या R1 दूरी पे कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है, तो हमें पता है ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। अब मान लो कोई एक और चार्ज आ गया Q2 जो R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन दोनों से, तो ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3 जो R3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है इससे, एंड सो ऑन, मान लो n नंबर ऑफ चार्जेस है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, हाँ, तो ये क्या कहता है, द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम, है ना, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब मान लो ये Q चार्ज है, इस पर मुझे नेट फोर्स चाहिए, ये भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, ये भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, ये भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, तो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, तो मुझे चाहिए इसका नेट फोर्स। तो इसके पास जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज। मान लो पहला चार्ज F1 फोर्स लगा रहा है प्लस दूसरा चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है प्लस सो ऑन, मतलब इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। वेरी सिंपल, है ना। तो ये कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम एक और तरीके से देखा जा सकता है। देखो कैसे, इसका एक और स्टेटमेंट मैं बताता हूं आपको, वो है तो ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, मान लो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑपरेट हो रहा होगा या इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑपरेट हो रहा होगा, तो द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितना फोर्स पहले से ऑपरेट हो रहा होगा वो अभी इन बाकी चार्जेस के आ जाने की वजह से इनके बीच का वो फोर्स चेंज नहीं होता है। मान लीजिए पहले ये दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, वो भी कुछ इस लाइन के अलोंग रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पे, तो ये इसके आ जाने से या इसके आ जाने से ये दोनों का फोर्स अभी भी इंटैक्ट रहेगा। पहले जितना लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और साथ ही साथ उसी लाइन के अलोंग, ना तो डायरेक्शन चेंज होता है ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, हाँ, तो आप बोलोगे सर लेकिन नए चार्जेस आ तो गए तो कुछ तो चेंज होना चाहिए। हाँ देखो, मैंने कहा कि ये जो इनके पेयर का जो इंटरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज क्या होता है, इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स, क्योंकि पहले इस पे अकेला यही फोर्स लगा रहा था, अब ये बाकी के चार्जेस भी आ गए जो इस पे फोर्स लगा रहे, कोई इधर लगा रहा, कोई इधर लगा रहा, कोई इधर लगा रहा, तो इस पे ओवरऑल नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो नए चार्जेस के आ जाने की वजह से उनके बीच के आपस का इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। चेंज होता है तो सिर्फ क्या, इस वाले फाइनल चार्ज पे नेट फोर्स, ओनली नेट फोर्स चेंज होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर है, आपको दिखने में अलग लग रहे होंगे पर दोनों ही एक ही बात को समझा रहे हैं। ठीक है, आप जैसा था, फिर मान लीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये तो वेक्टोरियल दिखाने का तरीका है। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो F विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मान लीजिए दो फोर्स के लिए, प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हमें पता है ये मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन है ना, ये मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन होता है। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाला करेंगे। ठीक है, इसको छाप लो, तो मैं मिटा देता हूं। देखो, अब जब बात आ गई दो चार्जेस से ज्यादा चार्जेस की, तो हमें हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को दिमाग में रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो बात हो रही थी पॉलीगॉन टाइप, जिसमें मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, ट्राइंगल। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया उसने हमें, इसके तीनों वर्टेज में उसने 3 इक्वल चार्ज रख दिए, यहाँ पे Q Q Q, मान लो तीनों सेम साइन के, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और उसने आपसे कुछ भी पूछ लिया, मान लीजिए किसी एक वर्टेक्स पे रखे चार्ज पे नेट फोर्स बताइए, मैं C मान लेता हूँ।
तो अगर सी पे रखे हुए जो चार्ज है उस पर अगर मुझे नेट फोर्स बताना है तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, देखो दो अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है ना, दो से तो ज्यादा है ना, टोटल सिस्टम में कितने 3 चार्ज है, तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा जैसे कोई तीसरा चार्ज प्रेजेंट है ही नहीं, इसको भूल जाओ फिलहाल, है ना। तो इन दोनों का देखो, इस पे ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगी और किधर लगाएगी, वो पहली बात तो रिपल्सिव होगा इस डायरेक्शन के अलावा, है ना, और वो कितना फोर्स लगाएगी, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मान लो ट्राइंगल के तीनों साइड आपको A दिया हुआ है, A लेंथ का। अच्छा, ये इसका फोर्स हो गया इक्वल टू F। अब मान लो देखो ये एक और इन दोनों चार्ज का पेयर है, ठीक है, ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगी, इस तरफ लगाएगी, ठीक है, ये चार्ज इसी लाइन के अलॉन्ग, कूलम्स लॉ जो सेंट्रल फोर्स होता है ना, सेंटर के अलॉन्ग लगता है, तो दोनों सेंटर के अलॉन्ग अगर एक ज्वाइन करके लाइन बनाए तो इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स मैंने मान लिया है। अब आप बोलोगे सर F क्यों मान रहे हो, F1 F2 मानोगे ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मैंने देख लिया डिस्टेंस सेम है, और देखो चार्जेस का पेयर भी सेम है, तो फोर्सेस भी सेम होंगे। यहाँ पे फोर्स बिटवीन AC विल बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन BC इक्वल टू लेट से F के बराबर मान लेते, ठीक है। तो ये दोनों, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता है ईच एंगल 60 का होता है, ये भी 60, ये भी 60, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60। तो अब हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए इस पे, नेट फोर्स, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ बीच में से कहीं आएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू अंडर रूट, ये मान लो F है, ठीक है, प्लस ये F स्क्वायर 2F इंटू F, फोर्सेस सेम है ना, इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना है इन दोनों के बीच में 60 डिग्री, ये हो गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये क्या हो गया F स्क्वायर, और ये देखो इधर का भी F स्क्वायर बन रहा है, तो 3F स्क्वायर, अंडर रूट के बाहर F आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √3F, ठीक है। अगर मान लो आपको Q दिया हुआ है और साइड दिया हुआ है तो अच्छा है ना, इसका फॉर्मूला लिख देते, देखो फोर्स क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों Q का प्रोडक्ट तो स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, √3 टाइम्स 4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो इसमें है ना आपको कुछ चेंजेस ला सकता है, यहाँ पे तो ये तीनों क्या थे पॉजिटिव चार्जेस, है ना, वो ऐसा भी कर सकता है, किसी दो को पॉजिटिव रख देगा प्लस क्यू, ठीक है, सेम सीन होगा, ये -Q रख देगा, मतलब इसको साइन चेंज कर देगा, तो होगा कुछ नहीं। देखो अभी भी वही केस है, 60 डिग्री वाला केस है, अभी बस इतना हो जाएगा। देखो चार्जेस भी सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस भी सबके बीच में सेम है, तो फोर्सेस तो अभी भी सेम लगेंगे, लेकिन बस फर्क इतना पड़ जाएगा, जहां ये फोर्स रिपल्सिव लग रहा था, देखो इन दोनों का नेट फोर्स इधर बन रहा था, तो ये दोनों चार्जेस से दूर भाग रहा था। अब ये क्या होगा, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा और ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स भी अट्रैक्टिव होगा, तो ये दोनों अगेन अट्रैक्टिव फोर्स होंगे और इनके बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो अभी भी ये फोर्स F और इन दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। यहाँ पे देखो इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम टाइप बनाऊं अगर इसको, तो ये F और ये इनका रिजल्टेंट दिख रहा होगा आपको, और इधर क्या सेम ऐसा ही है, बस ये फोर्स F है और ये फोर्स F है और ये इनका रिजल्टेंट बीच में, ठीक, इसका उल्टा टाइप, मिरर इमेज टाइप, है ना। तो बस इतना हो जाता है, बस डायरेक्शन में चेंज है, मैग्नीट्यूड वाइज ओवरऑल क्वेश्चन सेम रहेगा। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं स्क्वायर का। मान लो वो ऐसे स्क्वायर दे देगा और बोल देगा कि चार चार्जेस है इक्वल मैग्नीट्यूड के, उसको किसी स्क्वायर के 4 वर्टिसेस में रख दिया गया है ना, सारे मान लो सेम साइन के है प्लस, तो किसी एक पे नेट फोर्स पूछ लेगा आपसे, है ना। मैं मान लेता हूँ ये वाला वो चार्ज था जिसपे नेट फोर्स पूछ रहा है, वर्टेक्स सी पे, ये मान लो A B C और ये वर्टेक्स D है, तो वर्टेक्स सी पे आपको नेट फोर्स पूछ लिया कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी, ठीक। तो अब देखो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों सेम साइन के, तो ये रहा इसका रिपल्सिव फोर्स। अभी फिर से देखो इसका मान लो स्क्वायर के ईच साइड A दे रखा है उसने, है ना,
ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों चार्ज सेम है और देखो डिस्टेंस सेम है। इधर भी देखो चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम। तो ये एक दूसरे पे इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, है ना, साइड्स के अलाउंग। ये फोर्स जो होगा ये डिफरेंट होगा क्योंकि ये डायगोनल के अलाउंग लग रहा है। देखो डिस्टेंस डिफरेंट होगा। डायगोनल का हमें लेंथ पता है ना कितना होता है, √2a। ठीक है, स्क्वायर का अगर ईच साइड a है तो डायगोनल √2 है। अच्छा अब इधर देखते हैं, ये इस पे फोर्स लगाएगा, दिस विल बी F। ठीक है, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, दिस विल बी अगेन इक्वल टू F। ठीक है, ये इस पे भी एक फोर्स लगाएगा इस लाइन के अलाउंग, दिस विल बी समथिंग डिफरेंट। मैं इसको बोल देता हूँ F'। ठीक है, अच्छा तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर आपको नेट फोर्स निकालना है सी पे रखे हुए चार्ज के ऊपर, तो आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ये और ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है इसी बीच में से आने वाला है। ये एंगल कितने का होता है, 90 का, और इनके ठीक बीच में से आएगा तो ये 45, ये भी 45 होगा। अलग से निकालने की भी क्या जरूरत है, वो तो हम वैसे भी देख पा रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेज जो है वो इक्वल है ना। और जब भी दोनों फोर्सेज इक्वल होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल बीच में से आता है। ठीक है, तो अगला जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी यहां से आएगा, मैं उसको बोल देता हूँ FR, इन दोनों का 1 और 2 का रिजल्टेंट। ठीक है, तो FR इस लाइन के अलोंग आएगा और इस चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स है F' वो भी इसी लाइन के अलोंग है। इन दोनों को ऐड कर देंगे बाद में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट सॉल्व कर लो। तो रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन FBC एंड FDC, मतलब BC में जो दोनों चार्जेस है उनके बीच का फोर्स और DC में दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालूं तो दैट विल बी इक्वल टू FR √F² प्लस F² प्लस 2F1 F2, दोनों FF है, इक्वल है cos 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा कितने का है, 90 डिग्री का। ठीक है, cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। F², बाहर आके F और अंदर क्या बच जाएगा, √2, तो F√2, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स बना है ना। तो नाउ नेट फोर्स ऑन सी पे रखे चार्ज पे जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, देखो F' तो इसी डायरेक्शन में है, F', और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, F' प्लस FR, दिस विल बी F नेट, ये नेट फोर्स देगा आपको F' प्लस FR। FR हम कैलकुलेट कर चुके हैं, F√2 के बराबर है, तो इसके जगह रख देता हूँ F√2, है ना। और F' जो है वो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो K मतलब 1/4πε0, Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन R², R² यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा √2a, तो R² जो है आपका √2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें F का वैल्यू रख देता हूँ मैं, √2 तो था, तो जो F की वैल्यू बनेगी वो इनके पेयर वाला F है ना, तो ये क्या बनेगा, K टाइम्स Q1 Q2 मतलब Q² अपॉन R², और इनके बीच में R जो है A के बराबर है, तो A², ये बनेगा इनकी वैल्यू। तो बस इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, अब बाकी 1 और 2 को सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आसान था, इन दोनों के रिजल्टेंट को पहले सॉल्व कर लिया, जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में इसी लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है, सिमेट्री की वजह से, और इस चार्ज का भी फोर्स इसी डायरेक्शन में, तो इन दोनों को बाद में ऐड कर लिया, नेट फोर्स में मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा, इसमें भी देखो सेम कर सकता था वो, यहाँ +Q की जगह वो रख सकता था -Q। अगर यहाँ पे मान लो -Q रख भी देता तो होता इतना, देखो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, ये ऐसे ये चार्ज इसको अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता, और इन दोनों का इसका रिजल्टेंट बनता बीच में यहाँ पे अलोंग द डायगोनल, है ना। और डायगोनली अपोजिट पॉइंट से ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता, तो उसका एक और फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड हो जाता। जैसा इधर चला है वैसा ही इधर चलेगा। आपको मैं मैथमेटिकली एक बात को समझाऊं, जैसा आपको पता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। अब गौर करो, देखो यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में सवाल चल रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सवाल चल रहा है, दोनों फोर्सेज ये और इसका रिजल्टेंट यहाँ। तो अगर क्वाड्रेंट की मदद से आप याद रख सकते हो तो उसमें याद रखो, इसका रिजल्टेंट बस इस तरफ आएगा, इसका रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। देखो डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, नोट कर लो। चलिए इसको मिटा देता हूं। तो आप देखो एक इस टाइप का भी सवाल बन सकता है। एक और एग्जांपल ऐड कर देते हैं। मान लो उसने हमें रेक्टेंगल दे दिया,
वर्टेक्स वगैरह तो पूछेगा ही हमेशा की तरह। इस बार मान लो उसने सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया, यहाँ पे वो Q1 या Q चार्ज है, इक्वल चार्ज रख देते Q Q Q और Q। यहाँ पे उसने एक और चार्ज रख दिया Q, ठीक है। उसने पूछ लिया इस पे नेट फोर्स बताइए, इस पे नेट फोर्स बताइए। तो आप बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करके देखो। एक्चुअली मेरे को जितना लग रहा है इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऐसा क्यों, देखो समझाता हूँ। देखो ये डायगोनल है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, हमें पता है √L² प्लस B², ये होता है कि नहीं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसे सेम ये भी वही डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ रेक्टेंगल के लिए इक्वल होती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। और दूसरी बात ये सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब दिस डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, ऐसे ये दोनों भी दूरी बराबर है, ठीक है। तो अब इस चार्ज और इस चार्ज के लिए देखो कैपिटल Q स्मॉल q और डिस्टेंस डायगोनल का आधा। इसके और इसके बीच में देखो कैपिटल Q स्मॉल q, डिस्टेंस डायगोनल का आधा। तो जब डिस्टेंस भी सेम, चार्जेस का पेयर भी सेम, दोनों एक दूसरे पर फोर्स भी सेम लगा रहे होंगे। देखो अब साइन क्योंकि सेम है तो ये इस पे लगाएगा रिपल्सिव इधर, ये इस पे लगाएगा रिपल्सिव इधर, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, है ना। फोर्स क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे इनके लिए सेम, देखो डायगोनल का आधा और चार्जेस का पेयर सेम, तो ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूँ, जितने भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जैसे मान लो सिमेट्रिक बॉडी एक और क्या होती है आपकी स्क्वायर, एक और क्या है आपका ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जितने भी ऐसे सिमेट्रिक बॉडीज होती है, अगर इनके एंड्स में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 3 जगह रखा हुआ चौथे में रखा ही नहीं हुआ, नहीं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए चार्ज। और अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो ऐसे केस में सेंटर पे जो ये नेट फोर्स बनाता है वो हमेशा 0 बनता है, वो हमेशा 0 बनता है फॉर ऑल टाइप ऑफ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, ठीक है। ऐसे मान लो मैं कोई सर्कल ले लूं और सर्कल में छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे से बराबर दूरी पे रख दूं, है ना, बहुत सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेस पे रख दूं और सेंटर पे फिर से नेट फोर्स पूछूं, तो जो ये दोनों फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के इधर, ऐसे ही इन दोनों के पेयर के अपोजिट में एक और पेयर मिल जाएगा जिनका रिजल्ट इस तरह आ रहा होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से ओवरऑल नेट फोर्स जो है यहाँ पे भी क्या बनेगा, 0। तो किसी भी सिमेट्रिकल टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पे जो नेट फोर्स बनता है वो क्या बनता है, 0। तो इसका आंसर तो आपके लिए फिक्स हो गया है ना। दिक्कत तब आएगी जब इसमें से कोई एक चार्ज का वो साइन डिफरेंट कर देगा, देखते हैं। तो अब देखो, अब मान लो ये 3 तो सेम साइन के, इसको उसने रख दिया माइनस का क्यू, ठीक है, इसको इसने रख दिया माइनस का क्यू। अब आप गौर से देखो, अब देखो ये जो फोर्सेस है वो नेट में कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि एक चार्ज का साइन हमने चेंज कर दिया है ना। तो इन दोनों के बीच में तो लगेगा रिपल्सिव, इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्सिव, इनका फोर्स अलग ही कैंसिल हो जाएगा। देखो ये जो फोर्स है एट पॉइंट, अगर मैं नाम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, ये डी है, तो डी वाला चार्ज जो सेंटर वाले चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो इधर लगाएगा, ठीक है, और बी वाला चार्ज जो सेंटर पे लगा रहा है वो इधर लगाएगा। डिस्टेंस इक्वल, चार्जेस का पेयर सेम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना, ये पेयर तो कैंसिल हो गया। अच्छा अब इधर देखो, इस वाले पेयर की बात कर लेते हैं। तो ए वाला चार्ज जो इस पे फोर्स लगाएगा दैट विल बी रिपल्सिव, दोनों सेम साइन के तो रिपल्सिव होगा, तो ये हो गया इधर रिपल्सिव। और इधर देखो सी पे रखे हुए चार्ज, क्योंकि माइनस साइन का, ये दोनों अपोजिट साइन का, तो चार्ज का जो अट्रैक्शन होगा वो इस तरफ होगा, है ना, माइनस अपनी तरफ पुल करेगा इस प्लस चार्ज को, तो उसका भी फोर्स इस तरफ लग जाएगा, तो ये दोनों किसमें आ गए, सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्सेस अब कैंसिल होने की जगह क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो बनेगा आपका दैट विल बी इक्वल टू F प्लस F 2F हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे F आप जानते ही हो, फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो R होगा वो डायगोनल का आधा होगा, डायगोनल आप निकाल ही लोगे, L² प्लस B² करके अंडर रूट, उसका आधा कर लेना, डायगोनल का आधा मिल जाएगा आपको। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। R की जगह यही वाला लेंथ रख देना और यहाँ पे 2 टाइम्स और एक्स्ट्रा, है ना, Q1 Q2 आपको चार्जेस पता ही है, रख देना, आ जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, क्योंकि अभी लेक्चर काफी लंबा खिंच गया है तो इसका एक और टाइप रह गया, टाइप 3, उसको मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में ला देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट 2 बनेगा, तो उसमें मैं टाइप 3 को समझा दूंगा, वो भी थोड़ा टाइम लेगा। तो टिल देन टेक केयर।